हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पढ़ाकू बुआ यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले क्लास में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला टॉपिक है इंग्लैंड में सबसे पहले कारखानों की संख्या 1730 ईस्वी के दशक में हुई और 18वीं सदी में कारखानों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हुई। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। आइए देखते हैं हम। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि 18वीं शताब्दी के आखिर में हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ब्रिटेन 1760 ईस्वी में 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था, जो 1787 ईस्वी में 220 लाख पौंड तक पहुंचा। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। हमारा अगला टॉपिक है सूती और कपास उद्योग। सूती और कपास उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। चलिए, ब्रिटेन में 1840 के दशक तक सूती और कपास उद्योग औद्योगिकरण के पिछले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 के आसपास हुई थी। इस दौरान छोटे-छोटे कुटीर उद्योग से बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन की ओर बढ़ोतरी हुई। और चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड आगे और कुछ है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कुछ और प्रमुख कारण, चलिए देखते हैं। ब्रिटेन के पास कोयला और लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति थी और नई औद्योगिक मशीनों और कारखानों में निवेश के लिए ब्रिटेन के पास पूंजी की तत्काल आपूर्ति थी। क्या थी? तत्काल आपूर्ति थी। किसके पास? तो ब्रिटेन के पास। रेलवे का निर्माण और बड़े पैमाने पर भारी उद्योग का निर्माण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान कपास उद्योग में जुड़ी कुछ और खास बातें, जैसे ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास की वजह से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई और आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई। बाद में ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत में कपास का आयात शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक। चलिए, हमारा टॉपिक है मशीन उद्योग के आगमन से पहले भारत से आयात की गई रेशम तथा सूती कपड़ों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकाधिकार था। क्या था? तो मशीन उद्योग के आगमन से पहले भारत से आयात की गई रेशम तथा सूती कपड़ों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकाधिकार था। क्या था? एकाधिकार था। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। चलिए, औद्योगिकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़े की अच्छी मांग थी। क्या थी? औद्योगिकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों की बहुत ही अच्छी मांग थी, क्योंकि भारत के कपास की क्वालिटी महीन होती थी। कैसी होती थी? तो भारत की कपास की क्वालिटी महीन यानी अच्छी होती थी और ऐसे लोगों को गुमास्ता कहा जाता था। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। और जिनका काम था बुनकरों की ऐसे लोगों को गुमास्ता कहा जाता था जिनका काम था बुनकरों पर निगरानी रखना, माल का संग्रहण करना और कपड़े की क्वालिटी की जांच करना। चलिए देखते हैं आगे। हमारे पास है 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई। कब हुई? तो 19वीं शताब्दी के अंत में। देखते हैं आगे। चलिए 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और इनसे देश के आर्थिक विकास में योगदान मिला। भारत में पहली सूती मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से असफल रही।
कैसी रही, तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ लगी, तो भारत में सब सूती मिल सबसे पहले कोलकाता में लगी। कोलकाता में कहाँ? कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में। कहा तो 1818 ईस्वी में। लेकिन ये किसी कारणवश क्या हुई, व्यावसायिक रूप से असफल रही। और भारत में पहली सफल आधुनिक सूती मिल, यानी सबसे पहली, वो तो कलकत्ता वाली असफल रही। और ये जो है भारत में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1854 ईस्वी में। इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहली सफल, ध्यान रखेंगे, सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में हुई, जो कहाँ है? तो जो मुंबई में है, मुंबई में हुई थी। और इस मिल का नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। इस कंपनी का नाम क्या था? इस मिल का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। और इसे काबसजी यानी कावसजी नाना भाई डावर ने स्थापित किया था। और सर विलियम फेयरवेयर ने इस कंपनी को डिजाइन किया था। और 1856 ईस्वी में यहाँ उत्पादन शुरू हो गया। 1854 में इसकी स्थापना हुई और 1856 में यहाँ क्या है, तो प्रोडक्ट यानी सामान बनना शुरू हो गया। और 1856 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। और अहमदाबाद में 1861 में शाहपुर मिल का उद्घाटन हुआ। 1861 में शाहपुर मिल का उद्घाटन हुआ। किस मिल का? शाहपुर मिल का। कहाँ? अहमदाबाद में। और आप देखते हैं आगे, भारत में सूती कपड़ा मिलें मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित थी। भारत में सूती कपड़ा के मिलें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? तो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में थी। तो हमें पता है भारत, ये ऐसे है हमारी भारत, तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गई दक्षिण, इधर पूरा और इधर पश्चिम। तो इस साइड में, इधर के साइड में हमारी क्या थी? तो सूती मिलें केंद्रित थी। चलिए देखते हैं, भारत में कपास क्षेत्र वस्त्र उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा विकसित है। क्या है? कपास क्षेत्र वस्त्र उद्योग में दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं आगे, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि भारत के जितने भी कपास उत्पादक क्षेत्र यानी प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, वो सभी कैसे हैं? तो समुद्र के किनारे वाले हैं। यानी वो एक तरह से समझिए कि तटीय क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र हैं? तो कैसे क्षेत्र है? तो ये तटीय क्षेत्र है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में, तो किसके द्वारा? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई स्पिनिंग जेनी, ध्यान रखेंगे, स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई की प्रक्रिया, कताई जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, कताई जो कपड़ा बनाने की, सूत बनाने की प्रक्रिया होती थी, वही कताई कहलाती थी। तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। यानी ये धागे बनाने क्या कर दिए? तेजी से धागा बनाने लगे ये मशीन। और फिर इससे क्या हो गई? तो प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। सही बात है कि जैसे मशीनों से, जो काम मशीनों द्वारा एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, वही मजदूरों द्वारा बहुत कम किया जाता है, वही मजदूरों द्वारा बहुत कम मात्रा में की जाती है, मजदूरों द्वारा बहुत कम मात्रा में की जाती है। जैसे एग्जांपल हम आप ले सकते हैं कि जैसे हम गेहूं का आटा बनवाने जाते हैं, तो किसी मशीन पे जब जाते हैं, तो वहां हम एक साथ में, अभी के समय में मशीन पे एक साथ में मतलब कुंटल से भी अधिक करवा सकते हैं। लेकिन वही हम चक्कियों से, जो हमारे गांव में वो चक्की हुआ करते थे, उस चक्की पे हम क्या कर सकते हैं? तो चक्की पे एक बार में हम बहुत कम पैमाने पर और अधिक मेहनत के साथ करना पड़ता है, वो आटा निकाल सकते हैं। तो यही फर्क थी। तो यही इसी कारण से स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है? कोताई बड़ी तेजी से करती थी और मजदूरों की मांग इससे घट गई, मजदूरों पे इससे बड़ा ही बुरा इफेक्ट पड़ा। चलिए देखते हैं आगे, हमारा अगला टॉपिक है, बंगाल में
पहली जूट मिल, बंगाल में पहली जूट मिल, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो 1855 ईस्वी में स्थापित हुई। चलिए देखते हैं आगे हम इससे रिलेटेड टॉपिक। बंगाल में जूट मिल साल 1855 में ईस्वी में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? तो साल 1855 ईस्वी में स्थापित हुई। यह मिल कोलकाता के पास, कहाँ के पास? कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे रिसरा में स्थापित की गई। कहाँ? तो हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पे स्थापित की गई। और इसकी स्थापना ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू व्यसुम्बर सेन ने की थी। तो किसने? तो इंग्लैंड के यानी ब्रिटिश के उद्योगपति यानी उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू व्यसुम्बर सेन ने की थी। और देखते हैं इससे रिलेटेड आगे टॉपिक्स। जॉर्ज एकलैंड डंडी स्थित जूट निर्माता J&A डजियन के एजेंट थे। किसके एजेंट थे? J&A डजियन के एजेंट थे। कौन? तो जॉर्ज एकलैंड। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में मिल की स्थापना की। किसके? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, है ना? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में ये तो पहले आए थे बिजनेस करने के मूड से ही हमारे देश में आए थे, और बाद में ये हमारे देश में राजनीति और सत्ता में भी शामिल हो गए। और इसका परिणाम तो हम और आप जानते ही हैं, इन्होंने हमारे देश को कितनी क्षति पहुंचाई और इससे हमारे देश को कितने सारे लाभ भी हुए। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को। इस मिल में ब्रिटेन से आधुनिक मशीनें लाई गई। इस मिल में कहां से? तो ब्रिटेन से आधुनिक यानी तरह तरीके की मशीन लाई गई। और कौन से? तो कच्चे जूट की उपलब्धता और कलकत्ता और हावड़ा के बंदरगाहों की निकटता के कारण पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग तेजी से विकसित हुई। क्यों? ये तो समुद्र किनारे थी, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ है, और पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो समुद्र किनारे है। नक्शा में हम और आप देख सकते हैं इस चीज को, कि पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल हमारा इधर है। और इस पश्चिम बंगाल में क्या है? तो पश्चिम बंगाल समुद्र किनारे है। और इसी कारण बंदरगाहों के होने के कारण, बंदरगाहों की निकटता के कारण पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग तेजी से विकसित हुआ। और 1947 में बंटवारे के बाद जूट मिल भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र की 3/4 हिस्सा कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी एक समय में पाकिस्तान हुआ करता था। बंटवारे के बाद जैसे हमारा भारत 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो आप जानते हैं जो आज का बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश आज इससे पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल, कौन सी मिल? एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। कहाँ खुली थी? तो ये 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। कौन सी मिल? तो एल्गिन मिल। चलिए देखते हैं आगे। 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। कब? तो 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। और एल्गिन मिल को कितनी? तो 2864 में। कब? तो 2864 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पिता एडवर्ड एल्गिन, कौन थे? एलिजाबेथ के पिता, महारानी एलिजाबेथ के पिता कौन थे? तो एडवर्ड एल्गिन के नाम पर कानपुर में स्थापित किया गया। किस मिल को? तो एल्गिन मिल को। और उस समय यहाँ पर साठिया, चादरे और बेडशीट, जीन्स का कपड़ा आदि जैसे कपड़े बनाए जाते थे। क्या कौन से कपड़े बनाए जाते? साठिया कपड़े बनाए, चादर और बेडशीट और जीन्स जैसे कपड़े यहाँ पे बनाए जाते थे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 1854 ईस्वी में स्थापित की गई।
चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। पीछे भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, इस चीज को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अभी भी थोड़ा जान लेते हैं। तो बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी थी और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1854 को कावस जी नानाभाई दावर ने और उनके सहयोगियों ने तारदेव में की थी। कहाँ की थी? तारदेव में की थी। और सर विलियम फेयरवेयर ने इस कंपनी को डिजाइन किया और उत्पादन 1856 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा टॉपिक है अहमदाबाद की पहली सूती मिल 1874 में आरंभ हुई थी। अहमदाबाद की पहली सूती मिल कब आरंभ हुई थी? तो 1874 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके तो बम्बई मिल के कितने साल बाद? तो 20 साल बाद, है ना, 20 साल बाद हुई थी, क्योंकि बम्बई मिल की 1854 में हुई थी और इसकी 1874 ईस्वी में हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 1912 ईस्वी में 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में, कहा? जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। कहा? तो 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टिस्को के नाम से भी जानते हैं। तो टिस्को के नाम से भी जाना जाता है कंपनी थी और जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा, तो किसने? तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने। कौन कौन? तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 ईस्वी को, कब? 26 अगस्त 1907 ईस्वी को झारखंड के जमशेदपुर में, कहा? झारखंड के जमशेदपुर में की थी। और इस कंपनी ने साल 1911 ईस्वी में, कब? तो साल 1911 ईस्वी में कच्चा लोहा और 1912 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया। 1911 ईस्वी में यदि आपसे पूछा जाए अलग अलग क्वेश्चन करके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील कंपनी ने टिस्को कंपनी ने कच्चा लोहा का उत्पादन कब शुरू किया? तो 1911 ईस्वी में। वही उन्होंने इस्पात का उत्पादन 1912 ईस्वी में शुरू किया था। पहला स्टील प्लांट 16 फरवरी 1912 को बना था। कब बना था? 1912 को बना था पहला स्टील प्लांट। और इस संयंत्र के बारे में कुछ और बातें भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह संयंत्र सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे बना है। किस नदी के? तो पूछा जा सकता है टिस्को कंपनी किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे बना है। ये नदियां इस उद्योग के लिए पानी की आपूर्ति करती हैं। इस उद्योग के लिए किसकी आपूर्ति करती है? पानी की आपूर्ति करती है और औद्योगिक उपयोग में भी सहायक करती है। और यह संयंत्र कोलकाता के बाजार के पास है। यह संयंत्र कहाँ है? कोलकाता के बाजार के पास है। आगे देख लेते हैं। टिस्को को झरिया कोलफील्ड से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। इससे तो झरिया कोलफील्ड से कोयला और झरिया कोलफील्ड से उनको कोयला मिल जाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट मिल जाता है। और टाटा स्टील कंपनी की शाखाएं कहाँ है? नेपाल में है, नीदरलैंड में, मलेशिया, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम समेत 26 से भी अधिक देशों में है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आगे अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है बुनकरों के निरीक्षण, आपूर्ति को एकत्र करने तथा कपड़े की गुणवत्ता जांच करने वाली ब्रिटिश सरकार को वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता था? गुमाशत कहलाता था। क्या कहलाता था? गुमाशत कहलाता था। ध्यान रखेंगे। बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया
किया गया क्या है, नौकर है। क्या बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर है। और गुमास्त 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 के 100 वेतन सेवक थे। कौन थे? गुमास्त के 100 वेतन सेवक थे, जिन्हें बुनकरों की देखरेख, आपूर्ति आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था। किस पे निगरानी करने के लिए? बुनकरों, जो कपड़ा बुना करते थे और जब धागा बनाया करते थे, उन सभी पे निगरानी करने के लिए किसको? तो ये गुमास्त गुमास्त नामक अधिकारी को रखा गया था। किसने रखा था इन्हें? इनकी वेतन कौन देता था? तो इनकी वेतन देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इनकी वेतन दिया करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था या करता है। क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को, किसको? ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, उसे स्टेपलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपलर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, ऐसा व्यक्ति जो फूल काटता है, क्या करता है? कपड़ों पे फूल काटता है, ऐसे कपड़ों पे फूल काटता है और डिजाइन बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुनकर, सॉरी, ऐसे व्यक्ति को फूलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलर। तो ऐसे व्यक्ति जो फूल काटता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? वो फूलर कहलाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। शायद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। चलते हैं, देखते हैं। फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसका ये फ्लाई शटल जो है क्या है? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बुनाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो फ्लाई शटल का। ओके, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है, आज आपका क्लास यहीं पे होता है खत्म। और आज का आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क है, बॉम्बे में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को किसने डिजाइन किया था? यानी इस कंपनी को, जो बॉम्बे स्पिनिंग कंपनी एंड क्या है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को किसने डिजाइन किया था? और दूसरा आपका क्वेश्चन है, टिस्को कंपनी की शाखाएं किन किन देशों में फैली हुई है? तो इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस क्लास को या हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्लास में और अगले क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।